कि मैं अपने 65 साल की उम्र में आज तक इतनी क्रूरतम हत्या मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं देखा हूं। आसपास के गांव वालों ने बताया कि रेत की जो रॉयल्टी की बात थी उसको लेकर कई दिनों से इन दोनों के बीच में विवाद था। एक जिले में पत्नी ने रेत कारोबारी को मरोड़ के बांह उससे मोटी रकम रखवा ली लीज के लिए। राज्यपाल ने इस तमाम घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी और खनिज सचिव को बुलाया भी था। नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में एक भयानक घटना हुई है। कोरिया में रेत के विवाद में जिंदा जला दिया गया। ये सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं, ये उस पूरे सिस्टम की कहानी है जो छत्तीसगढ़ की नदियों और जानों को निगल रहा है। जिस धंधे में कमाई बहुत ज़्यादा है उस धंधे में हत्या आम बात है। हत्या में कितना पैसा लगता है? आज आप 2-4 लाख रुपया दे के किसी की हत्या करवा सकती हैं। और दूसरा, जब आपस में दो रेत माफिया टकराते हैं तो इस तरह की हरकत होती है। मुझको तो इसी प्रदेश में एक ऐसा किस्सा मालूम है जिसमें एक व्यक्ति को लॉटरी में रेत की एक खदान मिली। उसको कह दिया गया कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ, और वहाँ के गुंडे मवालियों का जो गिरोह है उसने सत्ता की ताकत से उस रेत खदान को अवैध रूप से चलाया। जिसने पैसा देकर लीज का और रिश्वत देकर रेत खदान पाई थी उसको घुसने भी नहीं दिया गया वहाँ। इतना बड़ा कारोबार है ये, पूरा माफिया कारोबार है ये। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत में बीती रात जो हुआ वो किसी फिल्म का सीन नहीं था। एक फॉर्च्यूनर कार, उसमें बैठे 2 भाई और बाहर से आग। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल है छत्तीसगढ़ में रेत इतनी कीमती क्यों हो गई कि उसके लिए जाने जा रही हैं। दरअसल हुआ ये कि रेत को लेकर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। आसपास के गांव वालों ने बताया कि रेत की जो रॉयल्टी की बात थी उसको लेकर कई दिनों से इन दोनों के बीच में विवाद था। पहले भी एक बार झगड़ा हो चुका था। हुआ ये कि कल दोपहर में जो मृतक है उसके एक रिश्तेदार ने सामने आरोपियों के रिश्तेदार से मारपीट की, और जब मारपीट की तो उसका ये मामला पूरा थाने पहुंचा और थाने में बकायदा इसकी तहरीर लिखी गई। परंतु रात में फिर मामला बढ़ गया और जो मृतक हैं उन्होंने अपने साथ 3-4 गाड़ियों में भर के, और एक ही गांव में रहते हैं, कुछ दूर पे अब ये गाड़ियों से वहां गए, और जब ये गए तो वो पहले से तैयार थे ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसा आरोप भी है कि इस मामले में पहले ट्रिपर खड़ी हुई थी, वो भी हमने देखी, और ट्रिपर से गाड़ियों को मारा और उसके दरवाजे जाम हो गए। जब वो जाम हो गए तो उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि आग लगाई गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि आग कैसे लगी ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब फॉरेंसिक जांच सामने आएगी। अब इस मामले में हो ये रहा है कि पुलिस ने पूरी जांच की और जांच करने के बाद एक FIR दर्ज की जिसमें 9 नामजद लोगों का नाम शामिल किया गया, जिसमें 4 को अरेस्ट कर लिया गया है। अब बात करते हैं घायलों की, तो 4 घायल, कुल 5 लोग एक गाड़ी में थे, दूसरी गाड़ी में भी कुछ लोग थे और तीसरी गाड़ी में भी थे। तो एक गाड़ी के लोग भागने में सफल हो गए, पहली और दूसरी गाड़ी वहां फंस गई, और जो पहली गाड़ी थी उसमें आग लग गई। तो जो ड्राइवर थे और जो मृतक हैं भरत सिंह, लल्ला सिंह, वो फंसे रह गए, और बाकी लोगों ने कांच तोड़ के जैसे बाहर आए तो बताया गया कि बहुत ज्यादा मारपीट की गई उनसे। उनको रात को 1 बजे किसी तरह से जिला अस्पताल लाया गया बैकुंठपुर, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ। फिर उन सभी जो घायल थे, 4 घायल, चारों घायलों को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया। अभी अभी सूचना ये आई है कि एक उसमें से बीरेंद्र प्रताप सिंह है, 32 वर्षीय, उनकी जो मौत हो गई है। कुछ देर पहले तक वो वेंटिलेटर में थे और अब उनकी मौत हो गई है। अब इसके अलावा इसके बाद 3 जो घायल हैं उन्हें वहां से निजी अस्पताल से रेफर करके रायपुर ले जाया जा रहा है। तीनों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। 3 परिजन की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है और एक सुनियोजित प्लान के तहत में इनको बुला करके समझौते के नाम से बुलाया जाना, और वहां पे अचानक 20 से 26 लोग जो हैं वो मिल करके, और इतनी निर्दयता पूर्वक कि मैं अपने 65 साल की उम्र में आज तक इतनी क्रूरतम हत्या मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं देखा हूं। और एक अग्नि में जलता हुआ नागेंद्र सिंह जिसकी आज निधन हो गया,
वो जब आग में जला हुआ दौड़ रहा था, भाग रहा था बचाव के लिए, उसको दौड़ करके और आग में जलते हुए मारा गया। लल्ला भाई भरत सिंह हमारे जो हैं, उनको जिस निर्ममता के साथ में गाड़ी में पेट्रोल डाल करके और जिंदा जला देना, मेरे को लगता है मानवीयता का यह हद है। इतनी क्रूरतम जघन्य हत्या मेरे दिमाग में नहीं आता है, कहीं पर मैंने कभी सुना है, कभी देखा है कि सामूहिक रूप से इस प्रकार का मानवीय कत्ल होना, ये मेरे को लगता है प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इनके बीच में पुराना का भी व्यापार है, शायद रेत का व्यापार है, इसको लेके इनके बीच में बात चला आ रहा था। इसके अलावा और भी यहाँ व्यापार, दोनों पक्ष व्यापारी हैं, तो उसके बीच में पूर्ण व्याप्त। तो अभी तक क्या एफआईआर हो गई? कितने लोगों के नाम है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? एफआईआर इसमें हो गई है। इसमें हमने करीब 4 लोगों को संदेह के आधार पर उठाया है और अभी वह हमसे पूछताछ जारी है। इसके अलावा करीब 9 लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर कराई गई है। सर, पेट्रोल ये घटना अचानक नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया का जाल पिछले कई सालों से फैलता जा रहा है। 2024-25 से अब तक 6000 से ज्यादा अवैध खनन के मामले दर्ज हुए हैं। 184 मशीनें जब्त हुई, 56 एफआईआर और फिर भी खनन नहीं रुका। सारंगढ़ में एक युवक को गोली मारी गई। मनेन्द्रगढ़ में ग्रामीणों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। भरतपुर में नदी का जलस्तर इतना गिरा कि खेत सूखने लगे। और अब कोरिया, जहां रेत के विवाद ने जान ले ली है। छत्तीसगढ़ में करीब करीब 200 से अधिक खदानें हैं और सुकमा से लेकर कोरिया तक खदानें हैं और करीब करीब 30-35 के आसपास विधानसभा, सीधे 30, मतलब आधे विधानसभा इससे टोटल इससे प्रभावित रहती है, मतलब इससे जुड़े हुए रहते हैं। होता ये है कि राजनीतिक कनेक्शन इस पर रहता ही है, रहा ही है, आज से नहीं, शुरू से ही, राज बनने के पहले से, बाद से रेत का यह बड़ा कारोबार है, बड़ा सेंटर है। होता ये है कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ डिमांड ज़्यादा है, रेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ जैसे जो रेट 2000, 2500, 3000 रुपये की कीमत है ट्रैली या ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर या ट्रक में, उसकी कीमत 6 गुना 7 गुना अधिक कीमत पर वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, जो वहाँ आती है, रेट महंगी बिकती है। तो इसके कारण यहाँ अवैध रूप से कारोबार बहुत होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये लड़ाई विवाद जो अभी जो घटना आई है बड़े दुखद है और हिंसा की घटना, लेकिन इस तरह के पहले भी मामले आते रहे हैं, कोई आज का ही नहीं। कुरुद के पास गोली भी चली थी इस तरह के मामले पर, अवैध रेत खनन को ही लेके माफिया आपस में टकरा गए थे। कांकेर में भी इसको लेके थोड़ा सा टेंशन, तनावपूर्ण माहौल रहा है कुछ दिन पहले तक। जी देखिए, ये मामला कहीं ना कहीं अवैध रेत से उत्खनन वाला मामला है। एक आध रेत की जगह की इनके पास अनुमति होगी, बाकी जो पूरे सोनत में हर जगह पे रेत निकलती थी और वहां का भी ऐसा बताया जा रहा, लोगों का आरोप है कि रेत की रॉयल्टी ली जाती थी, जिस कारण ये विवाद बढ़ता जा रहा है। और इस समय जो आवास बन रहे हैं, पीएम आवास, उसको बनाने के लिए प्रेशर है, तो रेत की डिमांड बढ़ी हुई है और रेत काफी महंगी भी मिल रही है, और इसलिए ये सब विवाद जो है बढ़ता गया और इसका ये हश्र हुआ। देखिए, छत्तीसगढ़ में रेत का गैर कानूनी कारोबार, कानूनी कारोबार पे मैं नहीं जा रहा हूँ, गैर कानूनी कारोबार इतना बड़ा है। यहाँ से मुंबई तक, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, चारों तरफ यहाँ से रेत जाती है और मोटी कमाई का धंधा है। और पिछली कई सरकारों से मैंने देख लिया है, ये गैर कानूनी धंधा जारी रहता है। जनता जो है उसको इतनी महंगी रेत मिलती है, अवैध खुदाई होती है, अनियंत्रित खुदाई होती है, एनजीटी के नियमों को तोड़ते हुए नदियों को खोखला कर दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें सरकार कभी कभी जब्त करती है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, शायद 50 लाख 1 करोड़ की मशीन होगी। मैंने किसी बड़े व्यक्ति का नाम नहीं देखा उसके साथ गिरफ्तार होते हुए। मालिक क्यों गिरफ्तार नहीं होते हैं, क्यों जेल नहीं होती है, क्यों उनके मकान कुर्क नहीं होते हैं? नदियों को इतना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा अवैध कारोबार जो है, जो करोड़ों की ट्रकों, डंपरों और मशीनों से चल रहा है, ये पूरी तरह से सरकार के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर, चाहे जिला स्तर के हों चाहे और ऊपर के हों, उनके साथ मिल के ये कारोबार चलता है। दिलचस्प बात आपको बताता हूँ जो लोगों को नहीं मालूम है,
शराब कारोबार छत्तीसगढ़ में जब से बंद हुआ रिटेल बिक्री, तो जितने ठेकेदार थे दारू के, वो सारे दारू ठेकेदार जो हैं वो रेत के कारोबार में उतर आए हैं। किस लिए? कि जो गुंडागर्दी मसल पावर जो दारू के धंधे में लगती थी वही रेत के धंधे में भी लगती है। जो दारू माफिया था वो अब रेत माफिया हो गया है। यानी रेत से तेल निकालने की बात रहती थी, यहाँ रेत से दारू निकाल ले रहे हैं दारू वाले लोग। सरकार बड़ी बड़ी मशीनें जब्त कर रही है, नाम नहीं आता कौन मालिक है, मालिक गिरफ्तार। कोई गरीब की थोड़ी रहेगी 1 करोड़ की मशीन। हसदेव हो, सारंगढ़ हो, भरतपुर हो या कोरिया, रेत की ये लड़ाई सिर्फ खनिज की लड़ाई नहीं है। ये नदियों की, जमीन की, गांवों की और आम इंसान की जान की लड़ाई है। मुझको एक और चीज़ लगती है, अभी मैंने शायद पढ़ा है, सरकार कुछ ऐसा तय कर रही है कि जो बड़े बड़े डंपर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, डोज़र हैं, जो मशीनें निकालती हैं, इनमें लोकेशन के लिए कुछ लगाया जाए, जीपीएस डिवाइस लगाई जाए, कुछ लगाई जाए। क्यों नहीं लगाई गई अभी तक? ये जो धान वान जो ढोते थे ट्रक, इनमें तक तो जीपीएस लगाने की बात हुई थी। कुल 10-15 हज़ार रुपए की जीपीएस डिवाइस है, आपको पता लग जाएगा ये मशीन रेत की जगह पर नदी के किनारे क्या कर रही है। क्यों नहीं किया जाता है ये कार्रवाई का? मेरा ऐसा मानना है कि 1% मामलों में कार्रवाई होती, 99% में कार्रवाई नहीं होती। मेरा अंदाज है ये, मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, मैंने सर्वे नहीं किया है, लेकिन आज तो ड्रोन है लोगों के पास में, बैठ के माइनिंग ऑफिसर और ये नदी के किनारे ड्रोन लगा के देख सकते हैं कि जहां मशीन से रेत खोदने की मनाही है वहां पे रेत खोदी जा रही है। प्रदेश के बाहर 500, 600, 700 डंपर निकल रहे हैं रेत लेके रोज। पूरा का पूरा अंबिकापुर का इलाका जो है, वहाँ से झारखंड, यूपी, यहाँ पे डंपर जाते हैं भर भर के, सैकड़ों डंपर रोज स्मगलिंग होती है रेत की। बिना पूरी व्यवस्था के मिले हुए ये नहीं होता है। मुझको तो बड़े बड़े नेताओं का नाम सुनाई पड़ता है कि उस इलाके में वो चलाते हैं। जब तक नीति सख्त नहीं होगी और नीति सख्त होने के बावजूद अमल में नहीं आएगी, जब तक राजनीतिक संरक्षण खत्म नहीं होगा, छत्तीसगढ़ की नदियां खाली होती रहेंगी और खबरें भरती रहेंगी। याद है ना आपको, राज्यपाल ने कैसे बुलाया था खनिज सचिव को? राज्यपाल ने इस तमाम घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी और खनिज सचिव को बुलाया भी था। तो इस तरह सरकार अपनी तरफ से मॉनिटरिंग कर भी रही है और ड्रोन सिस्टम वगैरह लागू किए गए। लेकिन चूंकि इसमें बड़े नेताओं का भी सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट रहता है, सीधे सीधे खनन से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको याद होगा कि कुछ साल भर पहले एक कांग्रेस में महिला विधायक का ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें वो ये कह रही थी कि 3 लाख मेरा रख लो और 2 एसडीएम का होगा, इस तरह का ये बातचीत का टेप था, लेन देन का। और खनिज अवैध खनन को एक तरह से प्रोटेक्शन का ही मामला था। उसी तरह साल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक राम कुमार यादव का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें रेत खनन से जुड़े लोग नोटों का बंडल लेके बैठे हुए थे, लेकिन वो राम कुमार यादव देख नहीं रहे थे नोटों की तरह। तो थोड़ा सा मामला ज़्यादा रहा नहीं, विषय बदला नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये राजनीतिक कनेक्शन शुरू से ही रहा है। पूरे प्रदेश में अब रेत का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में गैंगवार का कारण बन गया है। कोरिया जिले में बेहद ही हृदय विदारक घटना घटी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके भाई, उसके साथियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। पूरे प्रदेश में रेत का खूनी खेल चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। मुश्किल से भी एक पखवाड़ा पहले जांजगीर चांपा में घर में घुस के 2 भाइयों को गोली मार दी जाती है। रेत के कारोबार में कहीं किसी की हत्या हो रही है, किसी की चाकूबाजी हो रही है और पूरा खुलेआम खूनी मंजर चल रहा है पूरे प्रदेश के रेत घाटों में। सरकार सोई हुई है, सरकार का संरक्षण है। सरकार में बैठे हुए लोग पैसा कमाने के लिए पूरे प्रदेश में रेत के धंधे में खूनी मंजर फैलाए हुए हैं। भयावह स्थितियां बनी हुई हैं, बेहद शर्मनाक है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। ये घटनाएं
कांग्रेस अपना देखे, जब इनकी सरकार थी तो किस प्रकार के गैंगवार होते थे, चाहे वो अवैध कोयला उत्खनन का हो या शराब बेचने को लेकर हो या रेत माफियाओं का हो। और जहाँ तक रेत का मामला बैकुंठपुर क्षेत्र का लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई नदी, मैं तो वहीं कहूँ बैकुंठपुर के आसपास में कोई ऐसी नदी नहीं है जिसमें रेत को लेकर हो। लेकिन ये कांग्रेस बिना सर पैर की बात करती रहती है। इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ कोरिया का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का है। नीचे कमेंट में बताएं आपके इलाके में रेत खनन की क्या स्थिति है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी जमीनी खबरों के लिए। पिछली भूपेश सरकार के समय का एक किस्सा बताता हूँ। एक पति पत्नी दोनों अलग अलग जिलों में कलेक्टर थे। एक जिले में पत्नी ने रेत कारोबारी को मरोड़ के बांह उससे मोटी रकम रखवा ली लीज के लिए। रात में घर में नोट से एक्सचेंज किए होंगे पति पत्नी ने, अगल बगल के जिले थे। पति को पता लगा कि पत्नी ने इतना पैसा ले लिया है। अगले दिन अपने दफ्तर पहुंच के माइनिंग ऑफिसर को कहा कि उस रेत खदान वाले से कहो कि उसने फलाने जिले में इतना पैसा दिया है कलेक्टर मैडम को और मेरे को कुल इतना दिया है, डिफरेंस का पैसा आज शाम तक आ जाए, नहीं तो बंद कर दो उसकी खदान। तो ये प्रशासन और अफसर जब तक मिले नहीं रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें स्थानीय अफसरों की जानकारी के बिना, थानेदार की जानकारी के बिना, चेक पोस्ट की जानकारी के बिना चलती हैं? सबको सब पता रहता है।